A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering. Our today's lecture is on the subject of engineering thermodynamics, and the topic will be the Carnot cycles. So let's move on. Carnot cycle. This cycle is designed by Carnot, who was the first scientist to analyze the problem of the efficiency of a heat engine ignoring its mechanical details. So let us discuss this. Carnot cycle हमने पहले भी पढ़ा है in the first and second unit कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल जब एक क्लोज लूप में वर्क कर रही होती है तो उसको क्लोज लूप में वर्क करने के लिए कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि जैसे एक ये साइकिल है तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये इस तरह के कुछ प्रोसेसेस फॉलो कर रही होगी और ये कंप्लीट अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रही होगी. यानी कि अगर ये पॉइंट 1 से स्टार्ट हुई है तो इसके कई सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करने के बाद इसे फाइनली पॉइंट 1 पर आना पड़ेगा, तो ये क्लोज साइकिल कहलाएगी. तो इस तरह की मैनी साइकिल्स वर पॉसिबल. और फिर हमने लेटर ऑन एक हीट इंजन डिफाइन करा था. एक हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन हमने डिफाइन करा था कि एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क कर रही होगी और वो साइक्लिक प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ये हीट ले रही होगी हमसे और इन रिटर्न कुछ वर्क दे रही होगी. तो कई लोगों ने अपनी साइकिल्स बनाई थी जिन साइकिल्स के ऊपर इस तरह के हीट इंजन्स वर्क करते थे. एंड हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पॉपुलर साइकिल कार्नोट साइकिल है बिकॉज इट्स द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल. ठीक है, तो लेट अस सी कि व्हाई इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल. तो सबसे पहले ये साइकिल जो बनाई गई थी इट वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट कार्नोट और इसीलिए इसका नाम कार्नोट साइकिल पड़ा. अब इन दिस साइकिल, in Carnot cycle, the working substance is subjected to a cyclic operation consisting of 2 isothermal and 2 adiabatic processes. Okay, this is the main part कि ये साइकिल दूसरी साइकिल से डिफर क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रोसेसेस हैं टोटल, जिसके अंदर से 2 प्रोसेसेस आइसोथर्मल रहेंगे एंड 2 प्रोसेसेस विल बी एडियाबैटिक प्रोसेसेस. देन ये जो 4 प्रोसेसेस रहेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक तो रहेंगे. अब इसके अलावा और कुछ होगा क्या? तो यस, द इंजन डेवलप्ड बाय कार्नोट हैज़ एयर विच इज़ अज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस. तो जो इसके अंदर वर्किंग मीडियम रहने वाला है, यानी कि जो इसके अंदर फ्यूल होता है, हमने फ्यूल क्या माना है? फ्यूल एयर को मान के अज्यूम करके चलेंगे. सो इट विल बी अ परफेक्ट गैस. एंड द वर्किंग सब्सटेंस, द एयर विल बी द वर्किंग सब्सटेंस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर in which a frictionless piston will be moving. तो हम ये भी अज्यूम करके चलेंगे कि इसके अंदर एक इंजन ऐसा है जिसके अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर आपने गैस भरी है और उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव कर रहा है जो कि फ्रिक्शनलेस है, यानी कि उस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. ये सारी साइकिल की चीज़ें हमने थोड़ी पहले देखी हुई हैं तो इसलिए हम थोड़ा तेज़ चल रहा है. द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्ट नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, यानी कि अगर एक आपका सिलेंडर है इस तरह से, ये एक सिलेंडर है आपका, दिस इज अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर आपका एक पिस्टन मूव कर रहा है, दिस इज द पिस्टन, एंड ये पिस्टन ऊपर नीचे आपका ट्रांसलेट करता है. तो what I am saying by this point is the wall of the cylinder and the piston are non-conductors of heat. यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही होगी या यहाँ से हीट सप्लाई हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा. हीट सप्लाई होगी अगर तो इस पॉइंट से होगी, हीट रिजेक्ट होगी तो इसी पॉइंट से होगी. ओके, फ्रॉम द हेड. However, the bottom B of the cylinder can be covered at will and by an insulating cap IC. The engine is assumed to work between the two sources of infinite capacity. यानी कि आप ये मान के चलेंगे कि ये जो आपने कहा है ना कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, तो इसके लिए 2 टेम्परेचर सोर्सेज की ज़रूरत है. तो आप ये कह रहे हैं कि 2 टेम्परेचर सोर्सेज हम मान के चलेंगे जो कि एक्चुअली रिजर्वायर्स होंगे. रिजर्वायर्स की डेफिनेशन हमें मालूम है कि उनकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, उनमें से कितनी भी हीट निकाल ली जाए या उन्हें कितनी भी हीट सप्लाई कर दी जाए उनके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता है. तो एट वन एट अ हायर टेम्परेचर एंड अनदर विल बी एट अ लोअर टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर सोर्सेज रहने वाले हैं. सो अब ये साइकिल जो होगी इसके अंदर 4 प्रोसेस आपने बता दिए थे. वो 4 प्रोसेस किस ऑर्डर में रहेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस आपका रहने वाला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
यानी कि इसके अंदर हमने ये तो कह दिया था पहले ही कि आइसोथर्मल रहने वाला है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में। अब हम ये भी बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा होगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम में इंक्रीज दिखाई देगा आपको। प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले जो वॉल्यूम होगी और प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद जो वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ख़त्म होने के बाद ज़्यादा मिलेगी आपको। Then second process will be after this, the second process that will take place will be adiabatic और isentropic expansion, यानी कि अभी भी expansion ही हो रहा होगा मतलब कि वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब कैसा होगा? adiabatic या isentropic होगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र आपकी कुछ नहीं होगी, ज़ीरो रहेगी यहाँ पे। देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, इन दो एक्सपेंशन प्रोसेसेस के बाद अब आइसोथर्मली कंप्रेस करा जाएगा। आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट हीट सप्लाई करी जाएगी। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं आपके दो, इनके अंदर हीट जो है, हीट इंटरेक्शंस होंगे, बट एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट इंटरेक्शंस नहीं होंगे। तो अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम हो रही होगी, एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यानी कि अगेन वॉल्यूम कम हो रही होगी, बट दिस टाइम नो हीट विल बी ट्रांसफरिंग। ओके, सो अब इन साइकिल्स को देखते हैं कि एक्चुअली ग्राफिकली दिखेंगी कैसी। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल। अब थोड़ा स्लोली देखेंगे हम इसे। तो इसको मैंने दो ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंट करा है। एक है मेरा प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ, दिस इज माय प्रेशर एक्सेस एंड दिस इज माय वॉल्यूम एक्सेस। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये मैंने दो टेम्परेचर की लाइंस बनाई हैं, दिस इज टेम्परेचर T1 एंड दिस इज टेम्परेचर T2। इस पूरी लाइन के ऊपर आप कहीं भी चले जाएं, ये पूरी जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। यानी कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू T1 है तो इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू T1 ही रहेगी। दिस इज द आइसोथर्म लाइन, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड आइसोथर्म लाइन दैट इज T2। दिस इज नॉट, लेट्स से, चलो ठीक है T2, TA TB भी ले सकते थे, बट चलो TA TB, दिस इज TA एंड दिस इज TB। ओके, हाँ, तो ये पूरे आपकी लाइन के ऊपर टेम्परेचर TA रहने वाला है, एंड इस पूरी लाइन के ऊपर आपका टेम्परेचर TB रहने वाला है। एंड क्लियरली नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि आपका TA will be greater than TB, okay, TA will be greater than TB। तो अब ये साइकिल स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपने क्या कहा था? हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होगी, तो ये पॉइंट 1 है, यहाँ से आपकी ये साइकिल स्टार्ट होने वाली थी। देन आपने कहा था सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहला प्रोसेस वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ने वाली थी, एंड आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आना था। तो ये जो है टेम्परेचर में अगर कोई बदलाव नहीं आना है तो इसको इसी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब लाइन को फॉलो करना है तो या तो लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ में चढ़ेगा, या फिर लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ में आना था। इसे हमने कह दिया एक्सपेंशन, तो यानी कि एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को चाहिए था, और वॉल्यूम अगर पहले यहाँ थी तो अब कहीं और होनी चाहिए, थोड़ी बढ़कर होना चाहिए यहाँ कहीं। तो इसीलिए आपका पुरानी वॉल्यूम के मुकाबले नई वॉल्यूम बढ़ के मिलेगी, तो ये पॉइंट 2। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आपने ये आइसोथर्म की लाइन फॉलो करी एंड आपने एक्सपेंशन करा, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप देखिएगा यहाँ पे आपने कुछ हीट सप्लाई करी है, दैट इज Q1। आपने कहा कि आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है एक्सपैंड हो रहा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है यानी प्रेशर घट रहा है, और अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर को भी घटना चाहिए था, बट स्टिल हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना था, इसलिए कोई ना कोई हीट सप्लाई करी गई। और वो हीट सप्लाई इसलिए करी गई कि जो टेम्परेचर कम होने वाला था इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से, उस टेम्परेचर को कम होने से रोका जा सके। तो आप जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर पहुंच गए, कुछ हीट सप्लाई करी आपने Q1, और अब आप यहाँ आ जाए। अब सेकेंड आपका जो प्रोसेस था दैट वाज एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो लेट्स सी, आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिकली इसने एक्सपैंड करा। एक्सपैंड करना अगेन आप कहेंगे कि सर वॉल्यूम में इंक्रीज आया होगा, तो ये वॉल्यूम में देखिएगा इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है। पुरानी वॉल्यूम V2 थी, यानी कि यहाँ कहीं थी इसकी वॉल्यूम पुरानी,
और अब नई वॉल्यूम V3 है, यानी कि ये यहाँ कहीं है इसकी वॉल्यूम V3। तो पुराने के मुकाबले नई वॉल्यूम के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिला है, ऑब्वियसली एक्सपेंशन हुआ है एंड एडियाबेटिकली एक्सपैंड हुआ है, बट टेम्परेचर में चेंज आया है। और एक्सपेंशन जब होता है तो हमें मालूम है टेम्परेचर ड्रॉप होता है क्योंकि कोई हीट सप्लाई नहीं की जा रही है। और आप देखेंगे तो यहाँ से ये टेम्परेचर TA से रिड्यूस होते होते तक टेम्परेचर TB तक आ गया, यानी कि टेम्परेचर T3 तक आ गया। अब ये पॉइंट 3 के ऊपर से आपने कहा कि ये शुरू के 2 प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये 2 एक्सपेंशन प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक्सपेंशन प्रोसेस की एक ख़ास बात होती है, जब भी प्रोसेस एक्सपैंड कर रहा होता है, एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो हमें क्या है, हमेशा वर्क डन मिलता है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो इस लाइन के, ये लाइन जो आपकी दिख रही है आपको 1 से 2 एंड ये जो लाइन दिख रही है आपको 2 से 3, इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर आप देखेंगे तो इस लाइन के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर का जो भी एरिया रहेगा बिटवीन दीज लिमिट्स, लिमिट V1 एंड दिस V2, इन दोनों लिमिट्स के बीच में ये जो पूरा एरिया रहेगा इस लाइन के अंडर, ये एरिया इसका वर्क डन बताएगा कि कितना वर्क इसने करा है। सिमिलरली ये पॉइंट 2 की जो लिमिट है ये और पॉइंट 3 की जो लिमिट है ये, इन दोनों के बीच का और इस लाइन के अंडर का जो एरिया बता रहा होगा वो बता रहा होगा कि इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन करा है। ठीक, तो टोटल वर्क डन विल बी दिस वर्क प्लस दिस वर्क, इतना वर्क अभी सिस्टम ने कर दिया है। अब नेक्स्ट विल बी द कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर हम 3 से 4 तक आएंगे और हमें मालूम है ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका आइसोथर्मल, क्योंकि ये आइसोथर्म वाली लाइन को फॉलो कर रहा है, TB वाली लाइन को फॉलो कर रहा है। अब देखिए आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब वही वॉल्यूम का रिडक्शन होना है, वॉल्यूम कम होनी है और आइसोथर्मल ही होनी है, यानी कि ये इस लाइन को, आइसोथर्म वाली लाइन को फॉलो भी करेगा और इसका वॉल्यूम में रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। बट अगेन अगर कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए था, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं तो आपको इसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करना पड़ेगा, यानी कि हीट को आपको बाहर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ हीट को बाहर रिजेक्ट कर रहा हूँ। So then I will reach at point 4 and point 4 पर पहुंचने के बाद I am going to do what? I am going to do again a compression process in order to complete the cycle। और जैसे ही मैं साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक और कंप्रेशन प्रोसेस करूंगा तो ये कंप्रेशन प्रोसेस जो है प्रोसेस 4 to 1 कहलाएगा। प्रोसेस 4 to 1 अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था, क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, यानी कि आइसेंट्रोपिक अगेन the heat transfer will be 0 in this process and compression, that means it's the volume will be getting reduced। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो प्रोसेस है प्रोसेस 3 to 4 एंड 4 to 1, इसके अंदर वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, यानी कि मुझे सिस्टम को वर्क देना पड़ रहा है। इन दोनों प्रोसेस के अंदर सिस्टम को वर्क दिया जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि नेट वर्क कितना मिला, क्योंकि आधे रास्ते तो इस सिस्टम ने मुझे वर्क दिया और आधे रास्ते मुझे सिस्टम को वर्क देना पड़ा, तो जो नेट वर्क मुझे ऑब्टेन्ड होगा वो होगा जितना एरिया इस कंप्लीट साइकिल के अंदर एनक्लोज हो जाएगा, वो है ना, यस, ये एरिया जितना भी इसका एरिया है, अगर आप इस साइकिल के अंदर जो एरिया है इसको पूरे को कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन हुआ है। अब इसी सेम प्रोसेस को अगर आप यहाँ TS डायग्राम पे देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है आपका प्रोसेस, ये है आपका पॉइंट 1, दिस इज नॉट ABCD, दिस इज पॉइंट 1 2 3 एंड 4। अब आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 1 में आपने क्या करा था, आपने जो है टेम्परेचर को सेम रखा था। इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो देखिएगा पूरी लाइन के दौरान 1 से 2 के दौरान आपके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दिया। ये पूरा टेम्परेचर TH के बराबर है ना। बट क्योंकि आपने जो है क्या करा है, कंटिन्यूसली इसके अंदर हीट सप्लाई करी है, तो हीट सप्लाई करने की वजह से आपकी एंट्रोपी में इंक्रीज देखने को आपको मिला है, एंट्रोपी आपकी बढ़ गई है। TS डायग्राम, ये हमने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट सेकंड यूनिट में कवर करा है। ओके, कि भाई चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट, चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट, टेल मी। अच्छा, you can't tell me, this is a video, this is a recorded video. So change in entropy will be the heat transfer divided by the temperature at which the heat is being transferred. Okay, तो temperature तो सेम है बट आप heat supply कर रहे हैं, and whenever the heat is supplied it is considered to be positive. So
दिस इज गोइंग टू बी द इंक्रीज, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स वाई फाइनल एस विल बी ग्रेटर देन इनिशियल एस, तो 2 विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपने कहा कि हीट सप्लाई करी गई, एंट्रोपी में इंक्रीज पाया गया। देन 2 से 3 का जो प्रोसेस आपका रहा है, ये 2 से 3 का प्रोसेस आपने कहा था आइसेंट्रोपिक रहेगा एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक यानी कि आपको देखिएगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं आएगा, आइसेंट्रोपिक है ये। बट आपने क्या कहा था कि टेम्परेचर में रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर तक आ गए हैं, ये हॉट टेम्परेचर से हम कोल्ड टेम्परेचर तक आ गए हैं, राइट। देन अगेन दिस विल बी आइसोथर्मल what compression, yes, and finally isentropic what, isentropic compression, yes. So these are the 4 processes on PV diagram and TS diagram. I hope it's clear. Next, अब यही 4 प्रोसेसेस के अंदर हमने कहा कि कुछ वर्क डन हो रहे होते हैं, कुछ हीट ट्रांसफर्स हो रही होती हैं, तो उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करना होता है। तो अगर मैं देखूं मेरा प्रोसेस 1 से 2 जिसको मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था, तो उस आइसोथर्मल प्रोसेस की ख़ास बात क्या होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस की ख़ास बात होती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी ज़ीरो होती है। जब भी आप किसी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो, तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो यानी कि आपका हीट रिजेक्टेड विल बी इक्वल टू वर्क डन on the air, okay, not heat rejected, I think heat supplied it will be, क्योंकि आपने इस प्रोसेस में हीट सप्लाई करी थी, ओके। तो हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द एयर। जितनी हीट सप्लाई करी जा रही है वो क्या हो रही है, वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है। वर्क डन बाय द एयर, यार ये क्या क्या गलत लिखा है मैंने, वर्क डन बाय द एयर, ओके। तो अब अगर इसे देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने जब प्रीवियस केसेस के अंदर पढ़ा था कि आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, आइसेंट्रोपिक का वर्क डन क्या होता है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि आइसोथर्मल का वर्क डन जो होता है इट इज़ P1V1 log ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस, और P1V1 को MRT1 भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको MRT1 भी लिख लिया गया है, MRT1 log of V2/V1, ओके। दिस विल बी द चेंज, दिस विल बी द वर्क डन। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान कितना वर्क डन हो रहा होगा, कितना वर्क डन सिस्टम दे रहा है हमें, है ना। तो कितना वर्क दे रहा है सिस्टम हमें दे रहा है इतना वर्क, PV ln ऑफ V2/V1 या फिर MRT ln ऑफ V2/V1, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाज एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के अंदर आप ये नाम देखिए, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर विल बी ज़ीरो। और अगर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है तो यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी के अंदर डिक्रीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी गैस कुछ वर्क डन कर रही है, राइट। तो आपका गैस का वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको मालूम है, याद होगा कि आपने बताया था मुझे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज़ P initial V initial minus P final V final divided by gamma minus 1, where gamma is the index of air expansion, right। तो P2 V2 यहाँ पे यहाँ पे इनिशियल जो पॉइंट था वो 2 था, फाइनल पॉइंट 3 था। तो P initial V initial minus P final V final यानी कि P2 V2 minus P3 V3 divided by gamma minus 1, and we know that for an ideal gas PV is equals to MRT, so that's why PV is equals to MRT2 MRT3, and MR will be taken common, and T1 minus T3 will be the final formula upon gamma minus 1. So this is what this is the work done by the gas, ठीक है। तो this is the work done in process what 2 से 3, okay। This was the work done in process 2 से 3, and this was the work done in process 1 से 2. This was the work done in process 1 से 2, and also this was the heat
heat supplied, right? This is also the heat supplied to the system, है ना. चलिए moving on. Now process 3 to 4. Process 3 to 4 was isothermal compression. Isothermal again, what was isothermal? Isothermal का हमें याद है क्या होता है कि जब टेम्परेचर सेम तो change in internal energy will be 0, right? And since change in internal energy will be 0, that is why the work done during the process will be equal to what? Will be equal to the heat transfer during the process, है ना. And अगर work done will be equal to heat transfer, then the heat transfer will be equal to what? The heat transfer means heat rejected in this case, right? Because heat is getting rejected. We have already seen before the heat is getting rejected in this process. So the heat rejected will be P3V3 log of V initial upon V final. This is the heat rejected. Okay. And ये log जो है ये आपका नेचुरल लॉग है. अगर इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो आप 2.3 MRT किस तरह चेंज कर सकते हैं. एंड सी दिस V3 अपॉन V4 वी हैव रिटन इट एज R. व्हाट इज R? R इज कंप्रेशन रेशियो. ओके, दिस इज न्यू टर्मिनोलॉजी. R इज द कंप्रेशन रेशियो नाउ. तो R का मतलब क्या है? R है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन. वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन. दिस इज द कंप्रेशन रेशियो. तो हमने एक हीट ट्रांसफर को कई सारी वॉल्यूम्स में लिखने की जगह हमने खाली एक R के टर्म्स में लिख लिया है कि दिस इज द कंप्रेशन रेशियो. फाइनली द फोर्थ process was isentropic compression. Again isentropic, that means the heat transfer will be 0, and compression means the volume is getting reduced. That means the work is being done on the system. The work done on the gas is equals to, yes, increase in internal energy. ठीक है, तो work done on the gas will be equal to increase in its internal energy. तो अब इसके अंदर जो आपका था अगेन जैसा आपने यहाँ देखा था कि वर्क डन है ना, PV माइनस P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला. ठीक, PV इज इक्वल टू MRT है तो इसलिए MR आपको देखने को मिल रहा है अगेन सेम. तो नाउ इन चारों प्रोसेसेस को कंसिडर करने के बाद आप ये कहेंगे कि हमें जो है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है. अब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए वी नो दैट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. ठीक, तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड एंड वर्क डन इज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. दिस इज ऑल्सो वी नो बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इन अ साइक्लिक प्रोसेस. Cyclic process. Okay, it's very tough to write with mouse. So this is it. Work done is equals to heat supplied minus heat rejected for a cyclic process. तो अब मैं आगे बढ़ते हुए ये कहूँगा कि efficiency will be heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied, and the heat supplied heat rejected मुझे मालूम है क्या है. This is the heat. This is the heat supplied, right? प्रोसेस 1 से 2 में जो हुआ था वो हीट सप्लाइड थी, एंड प्रोसेस 3 to 4 में जो हुआ था वो हीट रिजेक्टेड थी. तो यानी कि मुझे प्रोसेस 2 to 3 और प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस 4 to 1 की ज़रूरत ही नहीं है. मुझे प्रोसेस सिर्फ 1 से 2 और प्रोसेस 3 to 4 से काम चल जाएगा. तो मैंने अगर ये फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करी तो फाइनली ये डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं यूनिट 1 and 2 में, तो इसीलिए दोबारा मैंने पूरा डेरिवेशन नहीं करा है. तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन T2. एंड T3 अपॉन T2, व्हाट डज इट मीन? T3 राइट हियर. T3 is the low temperature and T2 is the high temperature. So I can say that 1 minus T low upon T high, right? Efficiency of a Carnot engine will be equal to 1 minus low temperature divided by high temperature. Okay? एंड इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे. अगर टेम्परेचर रेशियो को अगर आप
वॉल्यूम रेशो के अंदर चेंज करेंगे बाय यूजिंग एडियाबैटिक रिलेशन ऑफ P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा लाइक दैट, तो आपका जो फॉर्मूला फाइनल फार्मूला आएगा दैट विल बी 1 माइनस 1/RC की पावर गामा माइनस 1. ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला. तो नाउ देयर इज अ नोट. From the above equation, from this equation we see that the efficiency of Carnot cycle increases as T1 increases. तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप जो है इस T2 को, ये T1 नहीं एक्चुअली T2 होना चाहिए बिकॉज T1 इज इक्वल्स टू T2 राइट. आइसोथर्मल प्रोसेस था ना 1 से 2, इसलिए. तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, दिस क्वांटिटी विल बी स्मॉल, यानी कि 1 में से जो क्वांटिटी घटाई जा रही थी वो छोटी होती जाएगी, तो फाइनली एफिशिएंसी की वैल्यू बड़ी होती जाएगी. और कह रहे हैं कि एफिशिएंसी अगर आपको बढ़ानी है तो क्या करें आप T3 को रिड्यूस कर दें, T3 को रिड्यूस कर दें, यानी ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर रिड्यूस कर दें. तो इस न्यूमरेटर को रिड्यूस करेंगे तो भी ये पूरा रेशियो रिड्यूस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. 1 में से घटने वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी. मान लेते हैं पहले 0.4 घट रहा था तो 0.6 एफिशिएंसी आ रही थी, अब 0.4 की जगह 0.2 घट रहा है तो 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी आएगी. तो दैट्स द रीजन राइट. तो दिस इज द नोट 1. देन नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स द हीट शुड बी टेकन in at a high temperature as possible and rejected at low temperature as possible. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो टेम्परेचर का लिमिट्स हैं आपकी, हाई टेम्परेचर वो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है, और जहाँ पे हीट रिजेक्ट करनी है वो जितना ज़्यादा लो होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा बेनिफिट है. ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट 100% एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड ओनली इफ T3 रीचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो, है ना, विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इन प्रैक्टिस. यानी कि T3 को अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन पे अगर T3 पहुंचता है 0 केल्विन पे तो ही आपकी एफिशिएंसी 100% होगी. यानी कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है. कार्नोट साइकिल की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी. यस, कार्नोट साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल साइकिल, यानी कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ एवरी साइकिल पॉसिबल सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट साइकिल देगी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्नोट साइकिल 100% एफिशिएंसी देगी. ओके, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती है बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव अ 0 केल्विन टेम्परेचर इन प्रैक्टिस. 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव नहीं करा जा सकता. इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज़ वाई. ओके, सो इस फॉर्मूला से ये कुछ हमने कुछ पॉइंट्स डिराइव करे. देन दिस साइकिल इज़ एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल. ये साइकिल जो है ये एक्चुअली कभी इसके ऊपर कोई इंजन बनाया नहीं जा सका है. क्यों नहीं बनाया जा सका है, उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस देखते हैं. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 से 2, जो प्रोसेस था हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 से 2 विल हैव टू बी कैरीड आउट वेरी स्लो टू एंश्योर दैट द एयर इज ऑलवेज एट टेम्परेचर T1. यस, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, आइसोथर्मल का मतलब है कि जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि आप क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो एक्सपेंशन के दौरान ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली जो है इसके टेम्परेचर के अंदर ड्रॉप आने लगेगा. बट आप ये कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर में ड्रॉप नहीं आना चाहिए, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए. और इतना स्लो पिस्टन को हम नहीं रोक सकते किसी पोजीशन पे. इस वजह से ये जो है एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि आप इतना स्लो पिस्टन को मूव नहीं करा सकते, अदरवाइज गाड़ी चलेगी नहीं, राइट. Thus the isothermal compression 3 to 4 will have to be taken out very slow as well. तो जिस तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है उसको वेरी स्लो करना पड़ता था, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन को भी वेरी स्लो करना पड़ेगा. और ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट बता रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो यानी कि आप ऐसा इंजन नहीं बना पाएंगे. बट ऑन दी अदर हैंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी प्रोसेस 2 से 3 एंड प्रोसेस 4 to 1 यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन, इन दोनों प्रोसेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रोसेस के साथ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पिस्टन को एज क्विकली एज पॉसिबल मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप हीट ट्रांसफर होने का टाइम नहीं देना चाह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको टाइम नहीं देना है कि हीट ट्रांसफर हो सके. बहुत तेज़ी से पिस्टन को मूव होना चाहिए, और अगर इतनी तेज़ी से पिस्टन मूव कर रहा है तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप पिस्टन की स्पीड को कंटिन्यूसली चेंज कराएंगे. कंप्रेशन बहुत तेज़ी से हुआ, फिर एकदम बहुत स्लो हुआ,
फिर एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ, फिर एकदम बहुत स्लो हुआ, तो ये नहीं कर सकते आप, ऐसे चेंज नहीं कर सकते. That's why it is impossible to construct such a variation of speed of piston, right? Then next is we know that sudden changes in the speed of an engine is not possible in actual practice. तो यही सेम ही बात है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है कि इतनी तेज़ी से नहीं करा जा सकता कि भाई एकदम से आपने स्पीड को पिस्टन की बहुत तेज़ कर दिया और एकदम से स्पीड को पिस्टन की बहुत स्लो कर दिया. Next is it is difficult to eliminate friction between the multiple moving parts of the engine. यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये कंसिडर कर लिया था कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, जबकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन हमेशा रहता है. तो आप जो है आइडियली वहाँ से हीट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र हो ही रही होगी फ्रॉम द पिस्टन टू द सराउंडिंग या फ्रॉम द गैस टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द गैस. ठीक है. एंड द हीट लॉस विल बी ड्यू टू कंडक्शन एंड रेडिएशन ऑल्सो, राइट. फाइनली, thus it is difficult to realize Carnot engine in actual practice. However, such an imaginary engine is used as the ultimate standard of comparison for all heat engines. यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए कार्नोट इंजन कभी भी असल में प्रैक्टिस में नहीं बनाया जा सका है, बट कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि आइडियल इंजन है. यानी कि आप कोई भी अब इंजन बनाएंगे, कोई भी इंजन की साइकिल बनाएंगे तो उसको कार्नोट साइकिल के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कार्नोट की बराबरी के पास आ पा रहा है या कार्नोट से कितना कम है. कार्नोट का 50% है, कार्नोट का 30% है. इस तरह से आप कंपैरिजन करके इसे देख सकते हैं. ठीक है. तो these are all the theories related to Carnot cycle. We have not discussed the derivation in detail because we have already discussed the derivation part in the unit 2 when we were learning our second law of thermodynamics and heat cycle. So if you want the derivation, then you could refer to those lectures. So that is it for the day, and I hope that you liked the video. So thank you very much.